शेयर बाजार को लेकर के जितनी भी बड़ी चिंताएं थी, मुझे लगता है कि वो सारी बड़ी चिंताएं अब दूर होती दिख रही हैं और अब इंतजार है कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ जाए। जब भी हम लोग कहते हैं कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आए तो कोई ना कोई व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर देता है मेरे पास कि क्या यूएस के साथ डील हो रही है क्या। कभी कोई कहता है आज शाम में हो जाएगी, कोई कहता है कल शाम में हो जाएगी, कोई कहता है वीकेंड में हो जाएगी। तो जब जब ये अफवाह तेज पकड़ती है तो शेयर बाजार एक नई ऊंचाई छूने की तरफ आगे बढ़ जाता है। बीच बीच में एफआईज भी ठीक ठाक पैसा लगाते दिख जाते हैं। तो लगता है कि अब शेयर बाजार आज न कल देर न सवेर नई ऊंचाई को छू लेगा बहुत जल्द, और इस तरफ इशारा भी शेयर बाजार कर रहा है। अब सवाल दो है कि एक आम निवेशक क्या करे ऐसे बाजार में, और दूसरा कि जो लोग बीच की गिरावट में नहीं खरीद पाए थे खरीदे क्या, और खरीदें तो क्या है, ऑटो में जाएं, कंज्यूमर में जाएं या फिर आईटी सेक्टर में जाएं। ऐसे कई सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। तो अभी का जो बाजार है, क्या ये मान के चला जाए अब एक नई रफ्तार के लिए तैयार हो गया है, और इसमें कुछ चिंताएं भी हैं क्या, और अगर डील हो जाती यूएस के साथ तो बाजार कहां जाता हुआ दिखेगा, और किस सेक्टर में अभी भी दम है जो डील के बाद रफ्तार पकड़ेगा। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ हैं जियोजित फाइनेंशियल के वाइस प्रेसिडेंट हैं गौरांग शाह साहब, पाइपर सरिका के फाउंडर है अभय अग्रवाल साहब, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। गौरांग शाह साहब, मैं आपसे ही पूछूंगा, ये पिछले एक हफ्ते के शेयर बाजार की चाल को अगर देखा जाए तो हम लोग क्या इंडिकेशन निकाल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले ही दे देता हूं ताकि आने वाले 1 घंटे में कोई दुविधा ना हो। जो भी निवेश लायक रणनीति अगर हम इस कार्यक्रम में सुझाते हैं, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर होगी। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो देखिए, आपने एक वाक्य में कुछ शब्दावली का प्रयोग किया कि बाजार आपको कुछ संकेत देता है, और ये बाजार जहां तक मेरा अनुभव रहा है हमेशा आपको संकेत देता है। ये संकेत आपके ऊपर है कि आप इस संकेतों को कितने हद तक समझ पाते हैं और किस प्रकार से समझ पाते हैं। आज करेक्शन थोड़ा बहुत आया, आधे प्रतिशत के आसपास बड़ी बात का कही निफ्टी पर, और उतना ही आपने करेक्शन बड़ी बात कही गौरांग शाह साहब, क्योंकि होता क्या है ना कि आदमी वही देखता है जो देखना चाहता है। आपने जो बात कही सिर्फ शेयर बाजार के लिए नहीं, वैसे भी बड़ा ही काम की बात है कि आप क्या देखना चाहते हैं, संकेत से आपके ऊपर निर्भर करता है। खैर, आप वही करिए शेयर बाजार के लिए आज। जी बिल्कुल। तो इसमें यही होता है ना कि क्या आप इस तरीके से देखते हैं कि प्याला आधा खाली है, या फिर आप आधा भरा हुआ है। सकारात्मक नजरिए से देते हैं कि प्याला आधा भरा हुआ है, ये आपके ऊपर है। तो सोच समझ विचारधारा का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक आपका सवाल है, तो देखिए, आज हमने करीबन आधे प्रतिशत की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में देखी, जो कि मेरे अनुमान से बहुत मामूली गिरावट है, और ये अच्छी गिरावट है, सेहत के लिए अच्छी है। कल हमने 26,100 के पार गए, वहां पर टिक नहीं पाए, नीचे आकर के थोड़ा बहुत बंद दिया। आज थोड़ा बहुत और नकारात्मक रुझान, आप इसका श्रेय शायद शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है, उसको देख सकते हैं, या फिर अगले हफ्ते गुरुवार को महीने की एफएनओ की एक्सपायरी है, उसके कारण भी थोड़ी बहुत उठापटक वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं वो हावी हो सकती है बाजार में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो भी समीकरण और एक मापदंड में मेरे सामने रखता हूं लक्ष्मण जी, वो है नतीजे, तिमाही नतीजे। देखिए लक्ष्मण जी, शेयर बाजार केवल मात्र एक, मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत हूं तो आप ठीक कर सकते हैं, आंकड़ों के ऊपर निर्भर है। आंकड़े अगर अच्छे आते हैं कॉर्पोरेट जगत के, भारत के, तो बाजार अपने आप को ऊपर की तरफ संभाल करके स्थिर कर देगा। अगर आंकड़े नकारात्मक आए तो उसी तरीके से नीचे की तरफ आकर के अपने आप को संभालेगा। लेकिन जो दूसरी तिमाही के नतीजे जो हमने देखे, जो पूर्ण हो चुके हैं, पर्दा गिर चुका है, तो एक समीकरण अगर मैं करूं तो अच्छी बात यह लगी कि कोई बड़ी निराशा नहीं है, और उम्मीद की किरणें ये इस प्रकार से जागृत होती है कि शायद संभवतः तीसरी चौथी तिमाही में या फिर आने वाले नए वित्तीय वर्ष में नीतियों के आधार पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो मसले हैं उसको सुलझाते हुए
शेयर बाजार मेरे ख्याल से आपको एक नया सर्वोच्च शिखर बिल्कुल दिखा देगा। समय सीमा आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पास धैर्य होना चाहिए। अगर आप धैर्य खो बैठते हैं शेयर बाजार में, तो आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या आपको शेयर बाजार में आना है या नहीं आना। नहीं, मुझे एक चीज समझा दीजिए कि आपने कहा कि ये जो गिरावट है एक अच्छी गिरावट है। अच्छी गिरावट किस सेंस में आप कह रहे हैं? निरंतर देखिए, कल ही अगर आपको 26,300 दिखा देता तो फिर हम आज ये चर्चा ही नहीं करते ना लक्ष्मण भाई। और अच्छी गिरावट इस प्रकार से कि लोगों को मौका मिलता है। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या ये निवेश करने का मौका है? बिल्कुल है। मैंने इसलिए कहा कि ये नजरिए के ऊपर निर्भर करता है, जोखिम झेलने की क्षमता, और सबसे परे आपके पास धैर्य कितना है लक्ष्मण भाई, इस पर निर्भर करता है। तो बाजार आपको हर वक्त मौका देता है, आप उस मौके का लाभ लेकर के निवेश करते या नहीं करते, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल सुदीप सर, ये गिरावट अच्छी कब तक मानी जा सकती है? देखिए, जो हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, बीच बीच में एआई रिलेटेड स्टॉक का वैल्यूएशन लेके बहुत बड़ा शंका आ रहा है। लोग बातचीत कर रहे हैं कि ये बबल टेरिटरी में चला गया या नहीं, और इसीलिए अमेरिकी बाजार में बीच बीच में एक करेक्शन का माहौल बन रहा है। और उस माहौल में एंटी एआई ट्रेड आप कह सकते हैं, जो इंडिया में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके चलते इंडियन स्टॉक्स, पर्टिकुलरली इंडियन आईटी स्टॉक्स में एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। नाउ ये मुझे तो लगता है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने एनवीडिया का चेयरमैन का जो जो हुआंग साहब है उनका कमेंट्री रिजल्ट के बाद ध्यान से सुना होगा, तो वो साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्राउंड में जो काम हो रहा है उसी का रिफ्लेक्शन वैल्यूएशन है, और अभी भी इसमें बहुत काम बाकी है जो कि हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि इंडियन मार्केट में जो अचानक बीच बीच में एक अपस्विंग आ रहा है, वो अपस्विंग थोड़ा प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी भी एफआईआईज के तरफ से इंडियन शेयर्स की तरफ मूड और अट्रैक्शन चेंज नहीं हुआ है। वो अभी भी इंडियन मार्केट में खुल के निवेश नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक जो फ्लोज हैं जिसके चलते हमारा मार्केट चल रहा था, वही अभी भी काम कर रहा है। ये ध्यान में रखना होगा। हाँ, ये बात सही है कि नतीजे, सेकंड क्वार्टर के नतीजे, जैसे गौरन भाई जिक्र कर रहे थे, मैं आऊंगा सुदीप सर, मैं उस पे आऊंगा। मुझे थोड़ा समझाइए इस चीज को, मुझे थोड़ा ये समझाइए कि आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एआई का बबल जैसी जो बात चल रही है, उसकी वजह से जो भारतीय आईटी कंपनियां चल रही हैं, वो आपको सस्टेनेबल नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं सस्टेनेबल लग रहा है, क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज, देखिए स्पेसिफिक सेगमेंट छोड़ दीजिए, उसका बात मैं 1 मिनट में करता हूं, पर जो जनरली लार्ज आईटी कंपनीज है, उनका मार्जिन पे बहुत ज्यादा दबाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है कि एआई का इस्तेमाल करके ग्लोबल कंपनीज सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं और करेंगे भी। हमारे जो आईटी कंपनीज हैं वो एआई के रेस में बहुत पीछे चले गए। उनके पास खुद का टूल नहीं है, थर्ड पार्टी टूल यूज करके उनको सर्विस डिलीवर करना पड़ेगा, और ओवरऑल मार्जिन पे भी प्रेशर आएगा, क्योंकि एआई इज एक्सपेक्टेड टू मेक ऑपरेशंस मच मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, हम लोग कुछ भी बोले, यूएस मार्केट में पर्टिकुलरली लार्ज कॉर्पोरेट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी कंपनीज को छोड़ दीजिए, बाकी यूएस में अभी भी एक अनिश्चयता का माहौल है, जिसके चलते जो खुल के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हो रहा है। अभी भी मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट 100 मिलियन का होना था, वो 50 मिलियन तक अलॉट हो रहा है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पोस्टपोन हो रहे हैं, कंपनीज अलॉट नहीं कर रहे हैं, कुछ स्लो डाउन कर रहे हैं। तो जो ऑर्डर विंस है और साइज ऑफ ऑर्डर विंस वो कम हो रहा है, और इसके कारण इंडियन आईटी कंपनीज पे दबाव आ रहा है। और मार्जिन का बात तो मैं कर ही चुका हूं, पर इसमें एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ सेगमेंट्स है, कुछ सेक्टर्स है जहां पे ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म, हम सब जानते हैं दुनिया भर में ट्रैवल टूरिज्म में बहुत बड़ा एक बूम चल रहा है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये बूम चलेगा। उस सेक्टर पे मैं बात कर रहा हूं, उस सेक्टर पे मैं नहीं, सेक्टर की बात नहीं कर रहा, सेक्टर की बात नहीं कर रहा लक्ष्मण जी। तो जो आईटी कंपनीज इस सेक्टर को, ट्रैवल टूरिज्म को केटर करते हैं, वहां पे मोमेंटम अच्छा है और वो रहेगा। आप देखिए एक ट्रांजिशन हो रहा है ऑटोमोबाइल्स में, आइस से ईवी। तो जो आईटी कंपनीज इस माहौल, इसी चीज में काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे ट्रैक्शन है, परसिस्टेंट में है, टाटा टेक्नोलॉजीज में है, कोफोर्ज में है। तो
आपको आईटी कंपनीज भी ऐसा उठाना पड़ेगा जो एक सेक्टर स्पेसिफिक काम कर रहे हैं और वो सेक्टर में जबरदस्त मोमेंटम। उस सेक्टर में जबरदस्त मोमेंटम है। जैन साहब, थोड़ा सा मैं उस पे चाहता हूं कि दर्शकों को क्लैरिटी दीजिए कि ये जो हम लोग कह रहे हैं या फिर एक परसेप्शन बन रहा है कि एआई का बबल सा मार्केट में बन गया है और मार्केट इससे डर रहा है, तो ये बबल वाकई है क्या और जिससे बाजार को डरना चाहिए? क्योंकि अभी बता रहे थे सुदीप सर की जो एनवीडिया के जो चेयरमैन का इंटरव्यू देखिए, तो ऐसा कुछ बबल जैसा कुछ है नहीं। नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर हम इसमें बात करें कि आज से 1-2 महीने पहले और आज में हमारे जो एक डोमेस्टिक मार्केट में किस वजह की ज्यादा चिंता है, आई थिंक आज से महीना 2 महीने पहले सबसे बड़ी चिंता ये थी, क्या हमारे Q2 रिजल्ट्स अपेक्षा के उत्तीर्ण उतरेंगे, वेदर दे लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, क्या यूएस की जो ट्रेड डील है हमारी, क्या वो जल्द हो पाएगी। आई थिंक अगर उन दोनों चीजों को हम देखें, आई थिंक मार्केट इज ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब्ड और ऑलमोस्ट सर्टन कि यूएस ट्रेड डील इज राउंड द कॉर्नर। ठीक है, उसके कंटोर्स क्या होंगे, प्लस माइनस कितने परसेंटेजेस होंगे, आई थिंक दैट ओनली टाइम विल टेल, बट मार्केट ऐसा आभास कर रही है कि अगले कुछ एक हफ्तों में डील तो हो जाएगी। आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट इनकॉर्पोरेटेड इन आर मार्केट। सेकेंडली, जो Q2 के रिजल्ट्स आए, आई थिंक ऑन अ प्लेजेंट सरप्राइज, Q2 के रिजल्ट्स काफी जो एक जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे शायद बेहतरीन ही आए हैं। कमिंग बैक टू योर कोर क्वेश्चन जो आपने पूछा कि इस टाइम क्या चिंता है, आई थिंक इस टाइम पिछले 2-4 हफ्तों से चिंता ये ज्यादा हो गई है, क्या ग्लोबल मार्केट स्पेसिफिकली क्या यूएस मार्केट्स इज इन अ एआई बबल। और उसकी अगर हम देखें जो पिछले 1 महीने में यूएस मार्केट का रवैया रहा है, जिस तरह से वहां के जो टॉप 5 जो आई वुड से द बेस्ट स्टॉक्स और द नोटोरियस स्टॉक्स और द मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक्स, चाहे वो इन्वेडिया हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो, मेटा हो, गूगल हो, आई थिंक टॉप 5। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो यूएस की रैली थी 2025 में, जो यूएस की रैली रही, 80% ऑफ दैट रैली वाज बिकॉज ऑफ डायरेक्टली एआई स्टॉक्स और एआई रिलेटेड स्टॉक्स। और उसके अंदर भी आई डोंट नो द परसेंटेज फिगर, बट मेजॉरिटी ऑफ दैट रैली वाज ड्रिवन बाय दीज टॉप 5-6 स्टॉक्स। और उसमें हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 महीने में काफी सीरियस करेक्शन आई है, और दैट करेक्शन हैज बीन सॉर्ट ऑफ प्रेसिपिटेटेड बाय कमेंट्री ऑफ सम फंड मैनेजर्स। कुछ एक हेज फंड मैनेजर्स ने अपनी पोजीशंस काफी ट्रिम भी की है, शॉर्ट सेलिंग भी हुई है, दे हैव कम आउट इन पब्लिक गिविंग देयर रीजन। और उसके अलावा एक और चीज लक्ष्मण जी मैं पढ़ रहा था कि जो आज से 2 महीने पहले जो एक मेजर फंड मैनेजर्स में वहां एक सर्वे हुआ था, 33% ऑफ द फंड मैनेजर्स बिलीव दैट यूएस इज इन एआई काइंड ऑफ बबल। वो अब 33% 45% हो गया है। 45% ऑफ द फंड मैनेजर्स बिलीव दैट वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ बबल। But I have been in market. I have seen market for last 28-29 years. Liquidity can do many notorious things. Markets can remain irrational for longer period of time, and we are nobody to judge it on micro basis. So I think हमारे अगर हम coming back to the Indian markets, मेरे को लगता है काफी रेजिलियंस दिखाई है हमारी मार्केट्स में। उसका सबसे बड़ा श्रेय रिटेल इन्वेस्टर्स को देना चाहिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को देना चाहिए, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम वो जो एक 26,300 का या उसके आसपास का जो ऑल टाइम हाई फिगर है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, कि किस दिन हो। अगले हफ्ते में आई थिंक वो हो जाना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस, एंड देन आई थिंक लाइफ मूव्स बियॉन्ड दैट। सो आज के दिन आई थिंक जो एक सबसे बड़ा थोड़ा सा एक नोटोरियस फैक्टर हो गया, थोड़ा बहुत डेंटिंग फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ कॉशन हो गया, इस कहीं ऐसा तो नहीं यूएस मार्केट में कोई डीपर करेक्शन आ जाए। आई थिंक दैट इज द ओनली डेविल एज ऑफ टुडे। उसके अलावा मेरे को लगता है समीकरण काफी अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, आज जैसे हमने मार्केट देखी थी, जिस तरह से रुपये में माइनर सा क्रैश हुआ था, दैट दोज काइंड ऑफ माइक्रो या इवेंट काइंड ऑफ थिंग्स will keep on happening, but otherwise I think we are pretty resilient, and barring some bigger correction in US and global markets, we seem to be moving towards all time highs. ठीक है, अगर मान लिया जाए, आप ही की बात को मैं मान के चलूं अभय अग्रवाल साहब कि यूएस में एआई का बबल बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे वहां के फंड मैनेजर की रिपोर्ट भी कह रही है, और वहां के मार्केट में डीपर करेक्शन आता है, तो इंडिया मार्केट को कैसे इंपैक्ट करेगा? देखिए लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपको ये कई बार हम सोचते हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट होंगे तो इंडियन मार्केट भी करेक्ट होगा, पर
अभी जो सिचुएशन है, मुझे लगता है यूएस मार्केट में जो भी करेक्शन होगा, उसका हमारे मार्केट्स को फ़ायदा होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि आप ग्लोबल एमएससीआई इंडेक्स देखें, उसमें यूएस का जो सिर्फ़ एक यूएस मार्केट का जो शेयर है, वेटेज है, वो 65% से बढ़ के 72% पे चला गया। और इंडिया का जो शेयर है, वो करीब पौने 2% पे आ गया। तो जैसे ये बबल खत्म होगा यूएस में, तो जो हम एफपीआई फ्लोज पूरे साल हमने वीक देखे, क्योंकि सारे एफपीआईज को रिटर्न अट्रैक्शन यूएस मार्केट का ज्यादा था। इनफैक्ट इंडिया से भी काफी पैसा गया यूएस मार्केट में टेक स्टॉक्स में। तो वो जब एक फ्लैट लाइन करेगा, एक थोड़ी उसमें कमी आएगी, तो इंडियन मार्केट में मेरी उम्मीद ये है कि जो फ्लोज जो मिसिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स के साल भर से, जनवरी से, वो रिवर्स होंगे। और मुझे लगता है कि यही एक टेक्निकल फैक्टर है जो हमारे मार्केट्स को न्यू हाइस पे नहीं जाने दे रहा है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, मैक्रो लेवल पे स्टेडीनेस है, रुपी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है पर विद इन द रेंज है, और हमारा कोई ऐसा मैक्रो प्रॉब्लम नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट का या फॉरेक्स रिजर्व्स का कि रुपी पे कंटिन्यूअस एक प्रेशर रहे। दूसरी तरफ जो भी सरकार ने कदम उठाए पिछले 5-6 साल में, उसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन भी अच्छा रोबस्ट है। इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है क्लियरली, और हमारा जो $5 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट कैप है, वो अभी भी ग्लोबल लेवल पे बहुत छोटा है। यूएस में देखेंगे $65 ट्रिलियन है, तो हम 13 टाइम बड़ा है इंडिया से। तो वहां से थोड़ा भी पैसा निकलेगा, वो इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा। इमर्जिंग मार्केट्स में 5 साल का लोएस्ट एमएससीआई शेयर है इस समय इंडेक्स का। तो जो ईटीएफ ट्रैक करते हैं एमएससीआई इंडेक्स को, वही फ्लोज इंडिया में वापस आने शुरू होंगे। तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रांग रहे, हम वापस कॉर्पोरेट लेवल की अर्निंग्स को 15% के लेवल पे लाते रहे साल दर साल, तो इंडियन मार्केट से मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। जो आपका पहला सवाल था कि क्या ये अच्छा समय है, मुझे लगता है बिल्कुल अच्छा समय है। जो काफी ग्रोथ कंपनीज हैं हमारी जो लिस्टेड हैं, और अगर सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें और ज्यादा मार्केट के लेवल्स पे ध्यान ना दें, तो मुझे लगता है मल्टी बैगर्स बनाने के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी भी इंडियन मार्केट्स में, जिसे हमारे इन्वेस्टर्स को पूरा यूज करना चाहिए। जो भी ये करेक्शन है, मुझे लगता है फ्रैंकली ये अपॉर्चुनिटी है, ये कोई थ्रेट नहीं है मार्केट्स के लिए। ये आपने बड़ी बात कही, और मुझे लगता है इस पर सभी लोग एक मत थे कि जो भी एक करेक्शन है एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि सुदीप बंदोपाध्याय साहब का कहना था कि थोड़ा सा ये जो है ये करेक्शन बहुत इनको लुभा नहीं रहा है, या फिर जो ऊंचाई बना रहा है वो बहुत इनको लुभा नहीं रहा है। गौरांग शाह साहब, ये अगर करेक्शन अपॉर्चुनिटी है तो आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी कहाँ है? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि बाजार नीचे आता है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे बाजार के लोग होंगे कि बाजार नीचे आने पर अच्छा महसूस करते होंगे। नहीं, ये थोड़ी विपरीत विचारधारा है मेरी, मैं सही गलत पता नहीं कितना सही गलत हूं, लेकिन देखिए लक्ष्मण जी, जो चीज आपको 26,100 या 26,200 या 26,300 में आपको लेना है, वही क्षेत्र में कोई कंपनी अगर आपको 26,000 में, 25,800 में या 25,600 या 25,500 में ले, तो स्वाभाविक है वो सस्ती मिल रही है। अभी आप निवेश कर रहे हैं तो वो आप 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपको कम दाम में ज्यादा शेयर खरीदने का मौका मिल रहा है। बनस्पत अगर बाजार ऊपर के तरफ होता है, 26,200, 300 के पार होता, तो उस मूल्यांकन में आप इतने शेयर खरीद नहीं पाते। और एक चीज होती है ना कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या मूल्य जो है वो चुकाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि करेक्शन अच्छा है, बाजार में मौका देता है लोगों को निवेश करने के लिए। हाँ, कई बार लोग मुझे पूछते हैं क्या इज इट वाइज टू कैच द फॉलिंग स्वॉर्ड, तो मेरे ख्याल से वो भी एक कला होती है लक्ष्मण भाई। तो अगर आप सही क्षेत्र में अच्छी मजबूत सक्षम कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, और एक पद्धति होती है, एक सिद्धांत होता है, एक अनुशासन होता है, पूरी पूंजी एक साथ मत लगाइए, आप धीरे धीरे करके लगाइए। अगर बाजार नीचे आता है तो आपके पास पूंजी है, ऊपर जाता है तो आपने जितना भी निवेश किया उस पर आपको मुनाफा मिल सकता है, लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन रखना बहुत अनिवार्य है। तो मैं ये नहीं कहता कि एक ही साथ पैसे लगा दीजिए, बाजार आपको बहुत सारे मौका देगा।
ट्रेड डील होती है नहीं होती है वो तो मेरे ख्याल से दस्तावेज पर जब मोहर लग जाएगी, सही सिक्के हो जाएंगे, तभी मैं मानूंगा। नहीं, ये अच्छा मुद्दा आपने छेड़ दिया। ट्रेड डील होती है कि नहीं होती है। अगर मान लिया ट्रेड डील हो भी जाती है तो बाजार ट्रेड डील की उम्मीद में जितना आगे बढ़ गया है, ट्रेड डील होने के बाद और तेजी में बढ़ोतरी होगी, ये माना जाए क्या सुदीप सर? देखिए, गौरव भाई ने जो बोला मेरे मन में भी वही है। ट्रेड डील को लेके इतना एक्साइटमेंट आ गया है मार्केट में, जिससे थोड़ा डर लग रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि इंडिया यूएस का ट्रेड डील कैसे होगा, उसमें क्या पहलुएं रहेंगे, क्या रेस्ट्रिक्शन, क्या रिजर्व एरिया रहेगा, ये बताना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला है, इतना आसान नहीं है। रेड लाइंस हमारे तरफ भी है, उनके तरफ से भी रेड लाइंस है, तो देखना होगा क्या होता है। और मुझे लगता है मार्केट ने बहुत कुछ ऑलरेडी मतलब बेक इन कर लिया है। जो वैल्यूएशन, जो प्राइस, जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि ट्रेड डील हो गया है, ये अनुमान मार्केट ने कर लिया है। मार्केट ने कर लिया है। हाँ, थोड़ा शंका की बात है, यही मैं कहूंगा यहाँ पे। तो ट्रेड डील के इंतजार में अब ना बैठा जाए पंकज जैन साहब। निवेशक है तो ट्रेड डील का इंतजार मत करिए। नहीं, ट्रेड डील नहीं लक्ष्मण भाई, आई थिंक सेंटेंस ठीक नहीं है। ट्रेड डील का इंतजार बिल्कुल है, और जैसा कि बाकी सहगन भी कह रहे हैं कि व्हाट वी फील दैट मार्केट में काफी कुछ इनकॉर्पोरेट हो गया ऑलरेडी। नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि अगर ट्रेड डील किसी वजह से डिले होती है या लिंगर ऑन होती है, या जो एक एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ एक हफ्तों में होने वाली है उसके बियॉन्ड जाती है, तो नर्वसनेस में क्रीप इन। सो काफी कुछ पॉजिटिविटी ऑफ द एक्सपेक्टेड ट्रेड डील इज ऑलरेडी इनबिल्ट इनटू द मार्केट। दैट इज व्हाट आई थिंक वी हैव बीन ट्राइंग टू कन्वे। उसके अंदर क्या माइक्रो फैक्टर्स रहते हैं, कितना जो हमारे को जो एक पीनल 25% लगा हुआ है, वो तो आई थिंक इट इज अ डन डील की चले जाएंगे। उसके बाद वेदर वी फॉल इनटू दैट फ्रेंडली, जो मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती है, उस फ्रेंडली की वजह से वेदर वी आर क्लोज टू दैट 15-16%, और वेदर वी फॉल इनटू दैट रेगुलर कैटेगरी ऑफ 19 to 20%, जो से समथिंग लाइक विच इज देयर विद अदर नेशन, समथिंग लाइक हमारे जो नेबरहुड नेशन से है। तो वो एक देखने वाली बात होगी। उसके और क्या माइक्रो कंट्रोल्स होंगे वो देखने वाली है। बट कि ट्रेड डील होगी नहीं होगी, आई थिंक मार्केट में आई वुड ऑन अ से स्केल ऑफ 1 to 10, 70 to 80% ऑफ द पॉजिटिविटी इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू द सिस्टम। अब किसी वजह से ट्रेड डील में डिले हो जाता है या कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि अभी इट इज नॉट राउंड द कॉर्नर, देन मार्केट में टेक इट नॉट वेरी लाइटली। तो वो एक चीज हैगी जो मेरे को लगता है कि मार्केट को जिस चीज का ध्यान रखने का। अदरवाइज आई थिंक मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड डील का इफेक्ट काफी कुछ इनबिल्ट है, और ऐसा ना हो कि जब ट्रेड डील एक्चुअली अनाउंस हो एंड उसके अंदर कुछ भी, जैसे जो इनवीडिया शेयर के साथ कल हुआ कि एक्साइटमेंट में इट वाज ट्रेडिंग एट 4-5% हायर इन प्री मार्केट एंड जस्ट व्हेन मार्केट ओपन, एंड जब बाद में क्लोज हुआ तो 3-4% एट द क्लोज 3-4% नीचे हुआ। तो ऐसा ना हो कि वंस द ट्रेड डील इज अनाउंस मार्केट्स में कोई एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ जाए। सो आई थिंक इन सब चीजों से सचेत रहना पड़ेगा। मार्केट थोड़ी सी, मेरे को लगता है कि पिछले 4-5-6 दिन में ज्यादा पॉजिटिविटी मार्केट में, ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई है। अगर हम रैशनली भी देखें, कॉल पुट रेशो देखें या डेरिवेटिव्स की पोजीशन देखें, उसमें भी एक थोड़ी सी हैवीनेस आ गई है। सो आई थिंक एवरीथिंग गोज इन टैंडम, मार्केट में छोटी छोटी करेक्शंस आती रहेंगी, बट ओवरऑल आई थिंक इट इज बाय ऑन डिप्स मार्केट। ओवरऑल मेरे को लगता है कि मार्केट में जो अच्छे स्टॉक्स होंगे वो लेके चलने चाहिए। एक और मैं देखता हूं जनरली काफी लोग जो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट। काफी लोग, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स। हम तो रोज ही पिछले जो 2.5-3 दशक का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज बीइंग फॉलोड बाय पीपल, वेरी गुड पीपल, नई स्ट्रैटेजीज। यंग जनरेशन में मैं देखा हूं और अच्छी स्ट्रैटेजीज आती है। वन ऑफ दो स्ट्रैटेजीज बीइंग फॉलोड फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स इज चेजिंग गुड क्वालिटी मोमेंटम। कि स्टॉक महंगा हो गया, इस चीज से डरने वाली बात नहीं है। अगर स्टॉक अच्छे सेक्टर को बिलोंग कर रहा है, अच्छी ग्रोथ दे रहा है, अच्छी मोमेंटम दे रहा है, डजंट मैटर इट इज एट 52 वीक हाई,
आई थिंक सो दैट दोज आर काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज वी फॉलो। गोल्ड सिल्वर में भी अगर हम देखें, जितना पैसा लोगों ने जो लास्ट के 20-30% का जो रश हुआ उसमें बनाया, दैट काइंड ऑफ मनी वाज नॉट मेड बाय पैसिव इन्वेस्टर। सो देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, एन नंबर ऑफ सेक्टर्स, बट यू हैव टू रिमेन रेलेवेंट इन द मार्केट, यू हैव टू रिमेन डायनेमिक इन द मार्केट। आप बिल्कुल स्लीपिंग मोड पे नहीं रह सकते, जो पिछले 2-3 साल में मार्केट ने दिखाया है। गौरांग शाह सब कुछ ऐड करना चाहते हैं। ये एक चीज मैं ये बोलना चाहता था, जोड़ना चाहता था लक्ष्मण जी के, मेरे ख्याल से ये पूरा जो बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का मसला जो खड़ा किया है, वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में मेरे ख्याल से केस दर्ज है और उसकी सुनवाई हो रही है। उसका आदेश क्या आता है ये भी मेरे ख्याल से इंतजार करना अनिवार्य होगा। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत और भारत की सरकार के पास पर्याप्त समय इसलिए है और जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आकलन कर रखे हैं। और देखिए, एक बात ये चली थी कि जब 50% की टैरिफ भारत पर लगाई गई तब लोगों में थोड़ी अफरा तफरी हो गई थी कि अब क्या होगा, लेकिन अब समय बीत चुका है, महीने बीत चुके हैं। मेरे ख्याल से कुछ चीजें अगर मैं आपके सामने रखना चाहूं, सिर्फ 30 सेकंड का समय लूंगा लक्ष्मण। महंगाई दर मेरे ख्याल से 10 साल के निचले स्तर पर, विकास दर अच्छी खासी ऊपर है। पूरे विश्व भर में जब विकास दर को लेकर के, ब्याज दर को लेकर के, महंगाई दर को लेकर के असमंजस परिस्थिति है, मेरे ख्याल से हमारा देश भारत बहुत ही सुरक्षित जगह। भारत बहुत सुरक्षित जगह है। मैं इस पे ये एक बहुत ही आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस पे हर कोई भरोसा करके चलता है लॉन्ग टर्म के लिए जब आता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन चूंकि ट्रेड डील की बात चली तो एक मैं स्पेसिफिक सवाल अभय अग्रवाल साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ये टैरिफ लगाया गया था, पहले 25% फिर बढ़ा करके 50% किया गया, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले सेक्टर में माना गया है कि जो गारमेंट एक्सपोर्टर हैं उनका धंधा चौपट हो रहा है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है उनका धंधा चौपट हो रहा है, ऑटो पार्ट्स वाले धंधे हैं वो बहुत मुश्किल में आ रहे हैं। तो उनकी अभी स्थिति क्या है? मान लिया ट्रेड डील हो जाता है, तब इनसे जुड़े हुए कंपनियों में शेयर में इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है या कि वो अब ट्रेड डील की उम्मीद में अपने आप को फैक्टर इन कर चुके हैं? जी लक्ष्मण जी, एक ना मार्केट में पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। और ये इसीलिए मैं सवाल पूछा भी आपसे कि ये मतलब अभी की नहीं, मेरे ख्याल से 100 साल पुरानी कहावत है कि आप जब रूमर है तब खरीद लीजिए, जब एक्चुअल न्यूज आए तब बेच दीजिए। तो पंकज जी भी वही अभी अलूड कर रहे थे, गौरांग जी ने भी वही कहा। तो मेरा भी यही सोचना है कि देखिए, काफी जो मार्केट में एक सेगमेंट है जो इस पे चलता है कि जब न्यूज आएगी तब बेच देंगे, अभी ले लेते हैं तब एक स्पाइक मिलेगा। तो ये जो सेक्टर्स जो आपने गिनाए और उसमें और भी सेक्टर्स हम एक दो ऐड कर देते, फार्मा भी ले लें उसमें, जिन पे एक प्रेशर आया इमीडिएटली टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद, पर रिकवरी भी अच्छी हुई है उनमें। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिर नीचे ही चलते गए। तो उम्मीद तो क्लियरली यही है कि एक ये टैरिफ जो इंडिया पे लगा है, पीनल टैरिफ 25% का, वो निकल जाएगा और बाकी भी रैशनलाइज होंगे। तो मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि ट्रेड जो रिलीफ आएगा, टैरिफ रिलीफ आएगा, ट्रेड डील होगी, उसका मार्केट पे कोई मटेरियल इंपैक्ट होगा। कि हो सकता है थोड़ा नी जर्क रिएक्शन हो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, पर बियॉन्ड दैट मार्केट फिर वही देखेगा कि कहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ है, किस सेक्टर में, किस कंपनीज में, जहां के जिसको बैक किया जाए। एक ये मुझे वापस एक ये उम्मीद जरूर है कि जो एफपीआईज हैं, जो इस डर पे बैठे थे कि इंडिया यूएस की रिलेशनशिप खराब हो चुकी है, यूएस ने ये जो पीनल टैरिफ लगाया, वो एक बहुत खराब सिग्नलिंग थी यूएस के लिए भी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी, कि इंडिया और यूएस जिसकी पार्टनरशिप को काफी स्ट्रांग माना जाता था, वो भी पार्टनरशिप एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो एक ये डर था कि जिसकी वजह से काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स बैकआउट हो गए थे, एलोकेशन भी कम कर दिया था। तो इसका मुझे टेक्निकल एक एडवांटेज ये लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको वापस कॉन्फिडेंस आएगा कि इंडिया एंड यूएस आर बैक टू देयर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और एक सेफ मार्केट है इंडिया उनके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा फ्लोज पे, रादर देन फंडामेंटली मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा चेंज होगा। नहीं, आपने बड़ी बात कही, क्योंकि कई लोगों से मेरी बातचीत होती है तो उनका कहना था कि हम लोग सिर्फ टैरिफ देख रहे हैं,
लेकिन जो रिलेशन में एक थोड़ा सा तनाव सा आया ना, तो कई कंपनियां यहाँ पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन में पैसा लगाने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन उन्होंने तुरंत रोक दिया कि पता नहीं लड़ाई कहाँ तक चली जाएगी, ये रिलेशन किस मोड़ पे चला जाएगा। तो ये ट्रेड डील हो जाने से और एक कह सकते हैं पॉजिटिव माहौल बनने से वो कंपनियां यहाँ पर आके निवेश करेंगी। एफआई तो शॉर्ट टर्म करा, एफडीआई को लेकर या फिर अपने प्लांट या फिर फैक्ट्री के एक्सपेंशन को लेकर के, तो ये एक अच्छा साइन रहेगा। चूंकि बात ट्रेड डील की चली है तो दो सेक्टर पे संक्षिप्त में आप लोगों की राय ले लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक सेक्टर है आपका फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर को लेकर अभी क्या आप लोग राय बना के चल रहे हैं, गौरांग शाह साहब? देखिए, वास्तविकता से अवगत कराना बहुत ही अनिवार्य होगा। भारत पूरी विश्व भर के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है लक्ष्मण जी। भारत के पास ट्रम्प साहब कह रहे थे कि दवाई बनानी है तो हमारे यहाँ बनाइए, बाहर से बना के लाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए, मुझे अब मेरा प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। क्या राष्ट्रपति ट्रंप आजीवन तक राष्ट्रपति रहेंगे अमेरिका के? ने ट्रम्प साहब ने एक रास्ता तो दिखा दिया, भले ही ना रहे, लेकिन दूसरा जो है देखा, अच्छा ट्रम्प ने ऐसा किया था। अब मैंने आपको जो प्रश्न पूछा उसका मैं कारण बताता हूं। देखिए, किसी भी प्रकार की उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए कम से कम 2.5 या 3 साल लगता है किसी भी देश में। अगर आपको अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता बंद करके यहां से उठा करके उसको अमेरिका लेके जाना है, तो अमेरिका में अगर आप उत्पादन क्षमता खड़ी भी कर देते हैं ट्रम्प साहब के कार्यकाल में, तो क्या आप वाजिब दामों पर वो उत्पादन कर पाएंगे? जमीन का खर्च, लीगैलिटी का खर्च, सबसे बड़ा लेबर, तो आप सस्ती चीज वहां पर पैदा कर ही नहीं पाएंगे, उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ी विचारधारा में मुझे इस बात से रंजिश इस प्रकार से है, क्योंकि आप क्या आप 1.5-2 साल तो मेरे ख्याल से होने आए राष्ट्रपति ट्रम्प को, बचे कितने और 2.5 साल बचे मेरे ख्याल से। तो कौन ऐसा उद्योगपति होगा जो अपनी मौजूदा मुनाफे वाली उत्पादन क्षमता अपने देश में से उखाड़ करके विदेश में जाएगा और लगाने का प्रयास करेगा, जहां पर आपको पता भी नहीं है कि आप सफल हो पाएंगे या नहीं पाएंगे? तो इतना बड़ा जोखिम कौन उठाएगा लक्ष्मण भाई? तो देखिए, आप प्रश्न पूछ रहे थे तो मैं फार्मा क्षेत्र पर उत्तर दे देता हूं कि हमारे काफी सकारात्मक नजरिया है फार्मा क्षेत्र पर। और फार्मा क्षेत्र को मैं अकेले सिर्फ दवाई बनाने वाली कंपनियों को नहीं देखता हूं, हम पूरा समीकरण ब्रह्मांड देखते हैं फार्मा का, जहां पर दवाई उत्पादन करने वाली कंपनियां होती है, जहां पर चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल्स जो होती हैं वो होती है, और डायग्नोस्टिक करने वाली कंपनियां। तो ये पूरा तीनों का समीकरण जब आप मिलाते हैं तो एक ब्रह्मांड खड़ा होता है। तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारी खरीदारी की राय है, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर में भी है, और डायग्नोस्टिक्स में। सुदीप सर जी, फार्मा में हमारा व्यू भी पॉजिटिव है और मैं गौरव भाई के साथ सहमत हूँ। यूएस में फार्मा प्रोडक्शन, बाकी सब छोड़ दीजिए, ट्रम्प साहब रहे ना रहे, 100 साल वो जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसा अनरियलिस्टिक हो जाएगा कि वो उनके ही इलेक्टोरल बेस को सबसे ज्यादा हर्ट करेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आप देखिए, ट्रम्प साहब ने भी जब ऐलान किया था फार्मा में टैरिफ का, वो जो ड्रग डिस्कवरी करते हैं उन कंपनीज के पीछे गए, जेनेरिक पे नहीं गए, क्योंकि जेनेरिक का कॉस्ट बढ़ाना कोई मतलब ही नहीं होता है। तो उन्होंने भी अब तक जेनेरिक्स पे हाथ नहीं लगाया, और इंडिया जेनेरिक्स का किंग है। तो ओवरऑल उनका जो भी टैरिफ और जो भी उनका एडवर्स रिएक्शन आएगा, वो सिर्फ जो ड्रग डिस्कवर करते हैं और उसके लिए प्रीमियम लेते हैं उन्हीं कंपनी को टारगेट करके होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं वो ये काम करते ही नहीं, तो इंडियन कंपनीज पे बिल्कुल लिमिटेड असर पड़ेगा। सन फार्मा जानते हैं, थोड़ा बहुत असर सन फार्मा में था, पर वो भी तरीके हैं जिसके जरिए ये मैनेज किया जा सकता है। और कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी यूरोप में अपने फैसिलिटीज बना लिए हैं, और यूरोप यूएस का जो ट्रेड डील है उसके जरिए उनके ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा। तो बाय एंड लार्ज मुझे लगता है इंडियन फार्मा इज इन अ वेरी सेफ जोन और जबरदस्त कामकाज कर रहा है, करेगा भी। जबरदस्त कामकाज कर रहा है, करेगा भी। पंकज जैन साहब, ये जो मैं समझना चाहता, जो ब्रह्मांड का जिक्र किया इन्होंने, गौरांग शाह साहब ने, वो ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह आपको ज्यादा पसंद आता है? देखो लक्ष्मण जी, जो अभी टिप्पणियां मेरे स्टीम कलीग्स कर रहे थे उनमें 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये मेरा अपना एक अनुमान है
कि आई थिंक अनदर 6 मंथ्स और ये जो ट्रम्प टैरिफ जो इतना रिट्रिक चल रही है, आई थिंक ये काफी डाइल्यूट हो जाएगा. आई थिंक इट विल बिकम अ नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग एंड मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आई थिंक वुड बी सॉर्ट ऑफ अगेन वर्किंग बैक ऑन द बेसिक्स कि क्या इकोनॉमिक्स हैं, क्या कॉस्ट है, क्या प्रोडक्ट्स हैंगे, एंड आई थिंक काफी कुछ डाइल्यूट हो जाएगा. उसके 2-3 कारण अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी बीन टॉकिंग, एक 2-3 कारण और हैं. आई थिंक वहां पर भी अब इन्फ्लेशन की हीट महसूस होने लगी है प्रेसिडेंट ट्रंप को. अगर आपने देखा हो पिछले कुछ काफी दिन विरोध पहले, होने लगा. उन्होंने 100 आइटम्स पे से टैरिफ ऑलमोस्ट हटा दिया था उन्होंने. सो आई थिंक सिलेक्टिवली ही हैज स्टार्टेड फीलिंग द हीट. उसके अलावा डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी फ्रंट पे भी जो हमने देखा हाल ही में जो वहां पर डोमेस्टिक इलेक्शंस हुए हैं, उसमें रिपब्लिकन्स को काफी एक सेटबैक देखने को मिला है. और आने वाले कुछ 6 महीने में आई थिंक कुछ एक और मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं एंड दे आर प्रीटी कंसर्न्ड अबाउट दैट. सो इन सब की, और अगर हम टैरिफ की भी बात करें, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड ब्राजील, अगर मेरी ज्ञान सही है, बाकी सब देशों के साथ आई थिंक स्विट्जरलैंड, जो कि वहां भी काफी कुछ मेरे को बल्कि समझ नहीं आ रहा था, छोटा सा नेशन है, उनसे क्यों ट्रम्प जी इतने नाराज है, उनसे भी हाल ही में डील हुई है. सो आई थिंक दैट tariff kind of thing, I think that will be a thing of past in next few months, and उसके बाद I think life और economics will be back to जो आज से साल 1.5 साल पहले थी. उसके अलावा आई थिंक 3-4 सेक्टर हैं. जैसे आपने फार्मा की बात करी लक्ष्मण जी, फार्मा तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ सेक्टर. जिस तरह की क्वालिटी, जिस तरह की इकोनॉमिक्स, जिस तरह का स्केल इंडिया प्रोवाइड कर रही है, आई थिंक नो बडी कैन डेन दैट. आई थिंक उसमें छोटे मोटे आप उसमें रोड़े लगा सकते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक नो बिगर नेशन कैन सर्वाइव विदाउट सॉर्ट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. उसके अलावा 2 और इंडस्ट्री मैं कहूंगा, एक ऑटो एंसिलरी, आई थिंक उसका भी स्केल, क्वालिटी काफी बढ़ गई है इंडिया के. एंड आई थिंक इंडिया इज नाउ अ सप्लायर टू द वर्ल्ड, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जिस तरह के 2 व्हीलर एक्सपोर्ट हो रहे हैं. आई थिंक ऑटो एंसिलरी. एंड थर्ड इज आईटी सर्विसेज. ठीक है, हम आईटी प्रोडक्ट्स में हम शायद कहीं पर बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट आईटी एज अ सर्विसेज, द काइंड ऑफ क्वालिटी इंडिया इज प्रोवाइडिंग, द काइंड ऑफ स्केल इंडिया इज प्रोवाइडिंग, एंड काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, अगर लो एंड अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आई थिंक ये 3-4 ऐसे सेक्टर हैं. आई थिंक यूएस एज ए इकोनॉमी, आई थिंक दे कैन ओनली डेंट अस फॉर अ वाइल, बट दे कैन नॉट लिव विदाउट इट, एंड ग्लोबली भी आई थिंक. तो इन 3-4 क्षेत्र में मेरे को लगता है कि अगर इन्वेस्टर बने रहेंगे और कहीं पर भी कहीं करेक्शंस आती है, इसमें अगर एंट्री करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग फॉर द इन्वेस्टर. अभय अग्रवाल साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें? आई थिंक जो फार्मा स्टोरी है इंडिया की, वो अगले 10, 15, 20 साल की स्टोरी है. मतलब इसमें कंपाउंडिंग स्टोरी है. हमारी कंपनीज अभी भी ग्लोबल लेवल पे छोटी हैं, और ये जो ट्रम्प का जो टैरिफ थ्रेट है, ये कहने के लिए कुछ और है. जो हमने देखा है ऑन ग्राउंड, यूएस एफडीए इस टाइम पे एकदम फ्रेंडली है इंडियन कंपनीज की तरफ. किसी के प्लांट से कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है. वो चाहते हैं इंडिया से ज्यादा जेनरिक्स एक्सपोर्ट हो इंडिया में, यूएस में और ग्लोबल मार्केट्स में. और हमारे उस एक जेनरिक्स के अलावा एक पूरा सेगमेंट क्रिएट हो रहा है जहां से मल्टी बैगर्स निकलेंगे. वो है हमारी छोटी मिड साइज स्मॉल कैप फार्मा कंपनी, जो काफी इनोवेटिव काम कर रही हैं. और इसमें हमने देखा कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने यूएस में ऑलरेडी प्लांट्स एक्वायर कर लिए हैं. तो वो उन्होंने एक ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी को यूज किया है कि यूएस मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना ले. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, थोड़ी यूएस में होगी, पर सेल थ्रू दैट यूएस कंपनी होगी यूएस में. तो वो भी टैरिफ का जो रिस्क है वो कम कर रहे हैं. तो आई थिंक सीडीएमओ में हमने देखा है, इंजेक्टेबल्स में देखा है, और न्यू ड्रग डिलीवरी प्रोसेसेस में देखा है. तो आई थिंक काफी अच्छा काम हो रहा है फार्मा सेक्टर में, बियॉन्ड जस्ट द लार्ज जेनेरिक कंपनीज. तो मुझे लगता है कि ये जो थ्रेट आई एक तरह से अच्छी थी फार्मा कंपनीज के लिए, क्योंकि काफी लोगों ने अपना मॉडल चेंज किया है. जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने किया फाइनली, कि यूएस में एक ऑन ग्राउंड प्रेजेंस बनाई है. सिर्फ एक एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया का जो एक तमगा था वो निकाल के अब वो खुद अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं यूएस में और यूरोपियन मार्केट्स में. सो आई थिंक ओवरऑल काफी पॉजिटिव है. और ये जब भी ऐसे टेक्निकल रीजन से स्टॉक प्राइसेस करेक्ट होते हैं या एक सेक्टर ग्रोथ सेक्टर करेक्ट होता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो एक बहुत अच्छा मौका होता है उस समय ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का. तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो सेगमेंट है एब्सोल्युटली 15 साल की 10-15 साल की स्टोरी है, और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए.
इसमें जो एक दो चीज़ें जो गौरांग शाह साहब ने कहा था कि फार्मा का मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चर दवा बनाने वाली कंपनियां ही नहीं, चाहे डायग्नोस्टिक कंपनियां हो या फिर हॉस्पिटल कंपनियां हो, तो ये सब भी हैं। तो ये तो यूएस से डीलिंग्ड है, इसमें अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? ये बहुत बढ़िया, वो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी है। और गौरंग भाई ने जो कहा एब्सोल्युटली ठीक है, मतलब दिख रहा है हमें कि कैसे थ्रू मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ रही है, लोग चाहते हैं एक बेटर क्वालिटी मिले। तो टेस्टिंग जो एक लग्जरी प्रोडक्ट होता था एक समय 5-6 साल पहले, टेस्टिंग आप कराते थे 5,000 करेक्ट थे तो लोग कहते थे अरे 5,000 रुपए तुमने अपना टेस्टिंग के लिए खर्च कर दिए। अब वो एक कमोडिटी बिजनेस बन गया। अब तो लोग कहते हैं, आपका डॉक्टर कहता है कि भाई आप 40 साल की उम्र हो गई तो आप जाके ये 15 टेस्ट कराइए। आप कोई सोचता नहीं है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग डायग्नोस्ड प्रॉपरली इज वेरी हाई नाउ। आप जो कॉस्ट पे कर रहे हैं लैब में 10,000 रुपए दे रहे हैं, अगर आप उसको ना कराएं और कुछ उसकी वजह से मुश्किल हुई, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक्स है उसकी तरफ बहुत ध्यान है। तो वो तो एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है जो काफी बड़ी बनेगी। दूसरी तरफ जो टर्शरी हेल्थ केयर है, जिसको हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हो, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट हो, ओपीडी में हो, वो एक ऑर्गेनाइज बिजनेस बन रहा है। और तीसरा फार्मेसी जो है, फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी एक बड़ा बिजनेस है। टेली हेल्थ है, वो भी एक बिजनेस है। तो मल्टीपल ग्रोथ ट्रिगर्स हैं पूरे डोमेस्टिक हेल्थ केयर मार्केट में, चाहे आप किसी भी एंगल से उसको प्ले करें। हालांकि मैं तो इस एंगल से देख रहा हूँ एक कंज्यूमर के नाते या फिर आम जनता के नाते, कि जब जब अस्पताल में जाता हूँ हर बार पिछली बार से ज़्यादा भीड़ दिख रही होती है। और जब आप डायग्नोस्टिक सेंटर में जाएंगे तो ऐसे आपको पैकेज बताएंगे जैसे खाने की थाली बता रहे हो कि चपाती लेंगे तो इतने पैसे लेंगे, चावल लेंगे तो इतने पैसे लेंगे। तो बिल्कुल पैकेज, और लोग बड़े चाव से देखते हैं कि अच्छा ये टेस्ट करा लो, चलो ये भी टेस्ट करा लो लेकर के। तो ये तो सिस्टम हो चला। खैर, हम चर्चा करें शेयर बाजार के ऊपर कि आज के माहौल में, आज के हालात में शेयर बाजार के निवेशक को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ रणनीति अपनानी चाहिए अगर आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। तो मैं एक चीज़ पूछूं सुदीप सर कि मैं शो करने आ रहा था तो वैसे किसी से चर्चा हो रही थी, तो एक इन्वेस्टर ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि यार बैंक निफ्टी न्यू हाई की तरफ जा रहा है, निफ्टी हाई की तरफ जा रहा है और मेरा पोर्टफोलियो जो है लो की तरफ जा रहा है, चक्कर क्या है? तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, ये तो एक्चुअल प्रैक्टिकल समस्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, साहब आपके पास भी आता हूं मैं। तो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो स्मॉल कैप, मिड कैप और क्षेत्र में लगा हुआ है जहां पे मूवमेंट नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है, पर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। आपका पोर्टफोलियो अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी के साथ अलाइंड है, तभी आपका पोर्टफोलियो में उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली दिखने को मिलेगा, अदरवाइज वो देखने को नहीं मिलेगा। मैं दो टिप्पणी इस पे और करना चाहता हूँ। एक तो बैंकिंग क्षेत्र की अगर आपने बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर एक बहुत बड़ा डिवाइड है। और यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी कामकाज हो रहा है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, दिग्गज बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, वो 1.1 टाइम बुक पे काम हो रहा है। और आप कुछ एनबीएफसीज वगैरह ले लेंगे तो जो कि अच्छे एनबीएफसीज 5, 6, 7 टाइम बुक पे काम हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा गैप है और ये गैप ब्रिज जरूर होगा। तो ध्यान जरूर पब्लिक सेक्टर बैंक पे देना चाहिए। साथ में मर्जर की बात चल रही है छोटे बैंकों का बड़े बैंकों के साथ, इसके थ्रू भी अच्छा खासा वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए निवेशकों को। फाइनली एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि निफ्टी अगर आप देखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों सेगमेंट देखें और निफ्टी देखें, तो मुझे तो लगता है अभी भी निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा अभी भी ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू सम मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो निवेशक को भी इस मामले में ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सेफ प्ले करना चाहिए। थोड़ा सेफ प्ले करना चाहिए। पंकज जैन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। नहीं लक्ष्मण जी, जो आप अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि इन्वेस्टर ने आपसे कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी टुवर्ड्स हाई एंड माय पोर्टफोलियो इज वेरी एवरेज स्पिन, उसका जवाब जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि आज का निवेशक, आज का इन्वेस्टर, आई थिंक ही और शी विल हैव टू स्टे रिलेवेंट, विल हैव टू स्टे डायनेमिक, आइदर यूज सर्विसेज ऑफ गुड म्यूचुअल फंड्स और यूज सर्विसेज ऑफ गुड फंड मैनेजर, गुड एडवाइजर, या फिर वो खुद मार्केट में रेलेवेंट रहे। अदर इफ यू आर जस्ट
स्लीपिंग काइंड ऑफ पैसिव इन्वेस्टर। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर आपके पास चाहे टॉप 10 काइंड ऑफ स्टॉक्स थे जो आज से 2-3 साल पहले से समथिंग लाइक टीसीएस, समथिंग लाइक नेस्ले, समथिंग लाइक हिंदुस्तान लीवर, टाटा पावर, एनटीपीसी, आरईसी, सो यू मे बी होल्डिंग बेस्ट ऑफ नेम्स, पर अगर आप इन सब का समीकरण देखेंगे और पिछले 2-3 साल का रिटर्न देखेंगे, आई थिंक दैट मे बी समवेयर इन रेंज ऑफ 3-4% on plus side to 2-3% on the minus side. अदरवाइज जैसा आपने कहा, बैंक निफ्टी और निफ्टी टूवर्ड्स 52 भी खाए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2x 3x हो गए पिछले 1-1.5-2 साल में भी, जबकि मार्केट ने नहीं परफॉर्म किया। सो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि थोड़ा सा मार्केट में होमवर्क बढ़ गया है, थोड़ा मार्केट में डायनेमिज्म बढ़ गया है, मार्केट में चर्निंग काफी हो रही है, चाहे वो पैसे की वजह से हो और इन्वेस्टर्स की वजह से हो। सो दैट इज वन रीजन। तो अब आपको मार्केट में सचेत रहना पड़ेगा, आइदर इन्वेस्ट थ्रू अ गुड म्यूचुअल फंड और यूज सर्विसेज ऑफ गुड एडवाइजर, गुड फंड मैनेजर, या अगर आप खुद है तो आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज वन थिंग। उसके अलावा थोड़ा सा इफ आई गाइडेड फ्रॉम द टॉपिक जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग, क्यों मार्केट में एक जैसे इकोनॉमिक्स में आई थिंक जो एक हमारे में जो एक गोल्ड की एपिटाइट है हमारे सिटीजन्स में, आई थिंक दैट इज वन थिंग विच इज इफेक्टिंग द ग्रोथ। और जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, अक्टूबर के महीने में जिस तरह के ऑलमोस्ट 14-15 बिलियन डॉलर के गोल्ड इंपोर्ट्स थे विज़ अक्टूबर 2024 जो कि 4-5 बिलियन डॉलर के थे, आई थिंक वो एक ऐसी गुत्थी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद पिछले 20-25 साल से ट्राई कर रही है बट सॉल्व नहीं कर पा रही। सॉल्व करने की कोशिश भी की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ, और अब नुकसान ना हो तो उसने कई सारे स्कीम को वापस भी बंद भी किया। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम उसका एक बड़ा हिस्सा भी रहा था। अभय अग्रवाल साहब बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब मैंने सवाल पूछा था, तो मुझे लगा इस सवाल का जवाब इनके पास ठोस कुछ पता है। देखिए, जो पहले जो दर्द होगा दवा भी वही बनेगी। तो एक तरह से आपके अगर मार्केट की जो करेंट रिकवरी रैली है वो बहुत ही नैरो है, वो सब देख रहे हैं। और फ्रैंकली जो स्मॉल और मिड कैप स्पेस में है वॉल्यूम्स नहीं है जो मैंने देखा, तो थोड़ा बहुत जो कैचअप नहीं हो रहे हैं पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न्स टू द रैली इन द मार्केट, वो मुझे लगता है इसलिए क्योंकि अभी जो रैली है बहुत नैरो है। पर जैसे जैसे फ्लोज बढ़ेंगे ये रैली वाइडन होगी, और अगर अच्छा पोर्टफोलियो है तो एक ये टेक्निकल जो अंडर परफॉर्मेंस है ये डेफिनेटली कैचअप हो जाएगी। अब पर आपके सवाल पे मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लोगों को देख के कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं तो उनको हमेशा ये कहना अच्छा लगता है कि देखो मैंने मार्केट को बीट किया, जो मार्केट में 5% रिटर्न आई मेरी 10 आई, वो अभी लोग कह नहीं पा रहे हैं। तो वो थोड़ा इरिटेशन है, पर आई थिंक थोड़े दिन का इरिटेशन है। जैसे ये रैली जो है ब्रॉड बेस होगी, हम फ्लोज देखेंगे वापस वाइडर स्टॉक्स में, तो डेफिनेटली वो आउट परफॉर्मेंस वापस आ जाएगी। लक्ष्मण जी, मुझे कोई इसमें चिंता की बात नहीं लग रही कि ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहेगी। तो मतलब आपका कहना है कि जहां आपको रेट दिख रहा है हड़बड़ा के बेचने की जरूरत नहीं है, अनलेस अंटिल कोई बहुत बड़ा वहां पे आपको इनफैक्ट उसको यूज करें। अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं फॉर नो गुड रीजन, टेक्निकल रीजंस की वजह से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको बल्कि एलोकेशन बढ़ा सकते हैं उसमें अगर कॉन्फिडेंस है तो। बिल्कुल एलोकेशन बढ़ा। इसमें दो चीजें मैं आऊंगा अब शो में। एक तो जो सुदीप सर कह रहे थे कि प्राइवेट बैंक वर्सेस सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, इस पे मैं आऊँगा। लेकिन एक सवाल मैं गौरांग शाह साहब आपसे लेना चाहूँगा कि जो अभी पंकज जैन साहब ने कहा कि आप पोर्टफोलियो पे अब वो जमाना चला गया जो आप सो जाते हैं, खरीद लिया शेयर रख लिया सो जाते हैं, या तो आप अच्छे फंड मैनेजर के पास जाइए या फिर अच्छे एडवाइजर रखिए या फिर आप खुद ही अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। मैं थोड़ा सा सिंपल भाषा में आपसे पूछूं कि कोई अगर किसी का शेयर पोर्टफोलियो का गिर गया, मान लीजिए 50% पे चला गया है गिर करके, 25% पे चला गया है गिर करके, तो उसका पैमाना क्या होना चाहिए उससे निकलने का? देखिए, सबसे पहले तो गिरावट अगर आपके जो अपने पैसे अपनी पूंजी जो निवेश की है अगर वो कुछ हद तक कम हो जाती है तो जो अलार्म की घंटी है ना लक्ष्मण भाई, वो बहुत पहले बजनी चाहिए। और वो निर्भर करता है कि आपने कौन से क्षेत्र में और कौन सी कंपनी में निवेश किया है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, एक उदाहरण मैं देता हूं। टाटा मोटर का शेयर मेरे ख्याल से 150 पहुंच गया था, उससे नीचे पहुंच गया था। सभी लोगों ने एक मरणोपरांत लेख लिख दिया था टाटा मोटर के ऊपर, और फिर वो 100-150 वाला शेयर 1100 के पार गया।
तो ये निर्भर करता है। देखिए, मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में क्या टिप्पणी करी, आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए और आपको थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहिए और बाद में निवेश करना चाहिए। अगर आप अनौपचारिक स्तर पर जो आजकल व्हाट्सएप और गूगल यूनिवर्सिटीज चल रही हैं और वहां पर जो महाज्ञानी बुद्धिमानी जी बैठे उनकी बात सुन करके निवेश करेंगे तो आपको धराशायी होना ही होना है। तो ऐसा सब काम करेंगे तो मेरे ख्याल से आप ये शिकायत लेकर के बिल्कुल आएंगे कि भले फिर आपका निफ्टी 35,000 पर पहुंच जाए या फिर आपका सेंसेक्स 1 लाख के पार चला जाए, आपका पोर्टफोलियो में कुछ नहीं होना है और आपको रोना ही रोना है। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से मंच पर गोल्ड और सिल्वर की बात की थी, तो आजकल ये जो एक डिजी गोल्ड करके एक नया प्राणी उत्पन्न हुआ है, वहां पर भी बहुत सारे जोखिम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को आगाह करना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई भी खतरों के खिलाड़ी वाला खेल आपको नहीं खेलना चाहिए। और जब आपका पोर्टफोलियो, देखिए मैंने इसलिए कहा कि आप एक मापदंड से नहीं कर सकते, क्या मेरा पोर्टफोलियो 25% गिर गया तो क्या मुझे निकलना चाहिए, या 50% गिर, हो सकता है गिरने के बाद वो चले, लेकिन वो निर्भर करता है कौन सा क्षेत्र, कौन सी कंपनी, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नो कैप, कहां पर है आपका निवेश। ये इस पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। ठीक है, अब एक सवाल जो है बैंक को लेकर के है, क्योंकि बैंक को लेकर अलग अलग तरह की खबरें भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट बैंकों के रिफॉर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है। तो लोग पिछले कई दिनों से सरकारी बैंक काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ रहे हैं। अब लोग कहते हैं सरकारी बैंक की प्राइवेट बैंक, कहाँ पे अगर दांव लगाना हो तो लगाया जाए। सुदीप सर, आप ही से शुरुआत करता हूँ। लक्ष्मण जी, मैं तो पहले ही जिक्र कर रहा था कि मुझे तो बिल्कुल लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में वैल्यूएशन कंफर्ट सिग्निफिकेंट है, और किसी भी अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में अगर आप अच्छा पब्लिक सेक्टर बैंक का कंपेयर करेंगे तो मतलब वैल्यूएशन का कोई मैच ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है ये गैप जरूर कुछ हद तक फिलअप होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बराबर हो जाएगा वैल्यूएशन पैरामीटर्स के हिसाब से, पर गैप तो ब्रिज होना ही चाहिए। 4-5 टाइम बुक प्राइवेट सेक्टर में जो एनबीएफसी बैंक काम कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर में वही 1% 1 टाइम पे काम कर रहे हैं, तो ये कोई मतलब इसमें कोई बैलेंस नहीं है। यहाँ करेक्शन होना बहुत जरूरी है। और मैं पर्टिकुलरली मैं ये भी बोलूंगा कि क्योंकि ये मर्जर की बात चल रही है, तो छोटे मझोले जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मिंग बैंक्स हैं जो कि बहुत ही कम दाम में, कंपेरेटिवली कम दाम में ट्रेड कर रहे हैं। चूंकि मर्जर की बात चले, लेकिन साथ में भी कहा जा रहा है कि देश में 2-4 बड़े बैंक होने चाहिए। तो बड़े सरकारी बैंकों में पोटेंशियल है क्या, पंकज जैन साहब? देखो, अभी जिस तरह के, जिस स्केल के हमारे देश में बैंक्स हैं, चाहे अगर हम दिग्गज टॉप मोस्ट 4-5 बैंक की भी बात करें, समथिंग लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, अगर स्टेट बैंक के नीचे देखें तो आई थिंक सेकंड बिगेस्ट बैंक से पंजाब नेशनल बैंक है। तो ऑन अ ग्लोबल स्केल हमारे बैंक्स अभी भी आई वुड से काफी नीचे आएंगे। आई डोंट नो कि टॉप 50 टॉप 100 में कितने बैंक्स होंगे। सो आई थिंक जो गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस है काफी अच्छा थॉट प्रोसेस है, एंड गवर्नमेंट सीम्स टू बी सिंसियर दिस टाइम। और ऐसा आभास आ रहा है मार्केट में, ऐसे मर्मर्स हैं, र्यूमर्स हैंगे कि मे बी वी कुड एक्सपेक्ट सम डिसेंट सॉलिड अनाउंसमेंट्स इन कमिंग बजट। तो उन सब चीजों का एक समीकरण है। और पिछले दिनों में हमने देखा है कि बैंकिंग जो रिजल्ट्स भी आए हैं पिछले 2 क्वार्टर के, काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो इन सब चीजों का एक समीकरण है जो एक बैंकिंग बास्केट एज सच हम देख रहे हैं परफॉर्म कर रही है। एंड पिछले 2-3 महीनों में आई थिंक इट हैज बीन पीएसयू बैंक्स व्हिच हैव बीन आउट परफॉर्मिंग, मे बी बिकॉज ऑफ द वैल्यू, बिकॉज काफी लगाड हो गए थे वो। सो टू से कि अब अगले 3 महीने में क्या पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म करेंगे प्राइवेट बैंक्स को और प्राइवेट बैंक विल कैच अप, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ सिनेरियो। बट एज ऑफ टुडे जिस तरह के टेक्निकल मोमेंटम है, ऐसा लग रहा है कि शायद पीएसयू बैंक इस चीज में आ गए हैं। इसके अलावा मेरे को लग रहा है फाइनेंशियल एज अ स्पेस, अगर इसके अंदर हम एनबीएफसी एज अ स्पेस ऐड कर दें, टॉप के जो 2-3 एनबीएफसीज हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आई थिंक इवन दे हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। जिस तरह से हमारे कंट्री में क्रेडिट कल्चर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह के गवर्नमेंट इंसेंटिव रहे हैं, जिस तरह से जीएसटी कट आया है, जिस तरह का अच्छा मॉनसून रहा है, जिस तरह से रूरल में इनकम बढ़ी हैगी, और मेरे को लगता है कि इकोनॉमी में दोबारा से रेजिलियंस आई है। सो एक जो एक बैड लोन्स आ रहे थे या एनपीएस आ रहे थे एनबीएफसी स्पेस में, जो डर था वो काफी कम हो गया, एंड दे वर्क ऑन अ वेरी गुड काइंड ऑफ मार्जिन।
सो मेरे को लगता है अच्छे एनबीएफसी भी काफी अच्छे परफॉर्म करने चाहिए. सो एज अ स्पेस मेरे को लगता है कि जनरली वन शुड डेफिनेटली बी डिसेंटली इन्वेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्पेस एंड मे बी थोड़ा थोड़ा पाई. आई थिंक एनबीएफसी का, पीएसयू बैंकिंग का, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का, आई थिंक तीनों का पाई होना चाहिए. बट प्योरली अगर हम टेक्निकल मोमेंटम की बात करें, अभी जो इमीडिएट खबरों की बात करें, तो आई थिंक पीएसयू बैंकिंग एज अ स्पेस थोड़ा सा आगे लगता है. थोड़ा सा आगे लगता है. संक्षिप्त में कमेंट अभय अग्रवाल साहब. आई थिंक इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की तरफ जाएगी, तो जो बैंकिंग सेक्टर है उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को 4 गुना बढ़ना पड़ेगा जहाँ पे हैं अभी आप. क्योंकि इकोनॉमी अगर जीडीपी डबल होगा तो बैंक की प्राइवेट बैंक, पूरा बैंकिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ. अब इसमें अभी आप जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनका थोड़े दिन पहले इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने कहा था कि काफी जो एनबीएफसीज हैं उनको बैंक बनना पड़ेगा, काफी जो एसएफबीज हैं उनको भी बैंकिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्रॉपर बैंकिंग, क्योंकि सरकार को भी ये मालूम है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक ये सारे बैंक ना बढ़े. तो अब प्राइवेट बैंक्स हैं, ऑफ कोर्स वेल मैनेज्ड हैं, एनपीए लेवल कम है, टेक्नोलॉजी का यूसेज बेटर है, कस्टमर सर्विस बेटर है, बट एट द सेम टाइम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो भी एक ग्रोथ कर्व पे हैं. शायद कम ग्रो हो पर जैसा वैल्यूएशन थोड़ा कम है. तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए मौके बहुत हैं पूरे सेक्टर में. आप फास्ट ग्रोथ एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एसएफबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में कर सकते हैं, छोटे प्राइवेट बैंक्स में, बड़े प्राइवेट बैंक्स में, छोटे पीएसयू बैंक्स में, बड़े पीएसयू बैंक्स में अपॉर्चुनिटी स्पेस बहुत बड़ा है. पर कितना आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितना आपकी इन्वेस्टमेंट टेनर कितना है आपका, उसको मद्देनजर रख के अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है. पूरा सेक्टर ग्रो करेगा, पूरा सेक्टर यहाँ पे ग्रो करेगा. और चूंकि जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इसके लिए इस बैंकिंग सेक्टर को भी ग्रो करना पड़ेगा. और अलग अलग अपॉर्चुनिटी अलग अलग मेहमानों ने बताया. चूंकि शो का समय यहीं खत्म हो रहा है, काफ़ी दिलचस्प चर्चा हो रही थी आप लोगों के साथ. अगली बार फिर हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही. आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए. देखते रहिए CNBC आवाज़. नमस्कार.